Bismillahirrahmanirrahim. It is John Milton's Paradise Lost, Book 9. We were just doing a review of the book in order to find certain themes out of this book. Already we have gone through 377 or 76 lines. ये so spake the patriarch of mankind but Eve. यहाँ से हमने स्टार्ट करना था इसे, लेकिन जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मैं सिचुएशन बता देता हूँ क्योंकि लाइंस यहाँ पे शायद कोई अहम ना हो। सिचुएशन ये है कि एडम और ईव के दरमियान में आर्गुमेंट्स चल रहे थे। एडम ने जो है वो ईव को मना किया कि वो उसे छोड़ के मत जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो उसे कहती है कि विद दाई परमिशन, ये लाइन है 378, कि मैं तुम्हारी इजाज़त से जाती हूँ। और आगे चल के जो है वो लाइन है मेरे ख्याल में 382, जिसमें वो कहती है द विलिंगर आई गो, यानी कि इस डायलॉग का आगाज जो है वो विद दाई परमिशन है और इसके एंड पे वो कहती है द विलिंगर आई गो। पहला मुद्दा उसने डाला आदम के सर कि तेरी इजाजत से, और एंड उसने कर दिया द विलिंगर आई गो। ज्यादा जो अहमियत वाली बात है वो विलिंगर के अंदर मौजूद है। मतलब मिल्टन जो है वो फ्री विल के कंसेप्ट के ऊपर जोर दे रहा है कि भले कोई किसी को कितना ही किसी काम के करने पर मजबूर क्यों ना कर दे, लेकिन जब भी कोई फेल इंसान ने अंजाम देना होता है तो अपनी ही फ्री विल से अंजाम देना होता है। इस बात के साथ हवा जो है ये 385 में उसने दिया हुआ है कि दस सेइंग फ्रॉम हर हस्बैंड्स हैंड हर हैंड सॉफ्ट शी विथड्रू। ये बात करने के बाद अपने शौहर के हाथ से उसने अपना हाथ जो है वो बड़ी मुलायमियत से छुड़ा लिया। मतलब औरत ने अपने शौहर की बात ना मानी और वो आगे को चल दी। इसके बाद कुछ बीच में गैप आएगा और हम आगे चले चलेंगे। ऑलमोस्ट लाइन नंबर जो है वो 473 है और ये असल में पोर्शन रिलेटेड है सैटर्न के साथ। इधर सैटर्न जो था वो भी ह्यूमन पेयर की तलाश में था और अब करते कराते इधर उधर घूमते घामते उसे हवा मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो हवा से मुखातिब होता वो अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था। ये सैटर्न की खुद कलामी है जिसे हम उसका मोनोलॉग कहते हैं, थॉट्स। Whither have ye led me with what sweet compulsion, thus transported to forget what hither brought us hate, not love, nor hope of paradise for hell, hope here to taste of pleasure, but all pleasure to destroy, save what is in destroying, other joy to me is lost. और कहता है then let me not pass the occasion which now smiles, behold alone the woman opportune to all attempts. ये पोर्शन उसकी खुद कलामी का है और उसमें वो कह क्या रहा है। सबसे पहले तो अपनी थॉट से खिताब कर रहा है और मिल्टन ये बताना चाह रहा है कि इंसान की सोचें ही हैं जिससे कि उसका अमल फूटता है। तो सबसे पहले वो अपनी सोचों को इल्ज़ाम दे रहा था कि ऐ मेरी सोचो तुम मुझे किधर ले आई हो। लेकिन साथ में बता ये रहा है कि विद व्हाट स्वीट कंपल्शन, कंपल्शन मजबूरी, और जिस मजबूरी के तहत वो इधर आया है उस मजबूरी को बड़ी प्यारी मजबूरी का नाम दे रहा है। और ये कह रहा है कि दस ट्रांसपोर्टेड टू फॉरगेट, वो मजबूरी ऐसी मजबूरी थी कि जिसके तहत वो भूल गया। व्हाट हिदर ब्रॉट अस, कि जिसके तहत वो यहाँ पर आया था। और हेट नॉट लव, कहता मैं नफरत लेकर आया था और किसी मोहब्बत के जज्बे के तहत इधर नहीं आया था। नॉर होप ऑफ पैराडाइज फॉर हेल, और ना कोई उम्मीद लेकर आया था कि मुझे हेल के बदले में जो है वो पैराडाइज मिलेगी। और ये बात अगर मेटाफोरिकली देखी जाए तो ये इंसान के अपने वजूद के ऊपर भी पूरी उतरती है। इंसान इस दुनिया में अगर आया है तो इसलिए नहीं आया कि उसे जन्नत मिलेगी। मैंने जो मेन लेक्चर था उसके अंदर इसे बड़ा खोल के बयान किया हुआ है कि दर हकीकत इंसान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि इंसान इस दुनिया में आके तो जन्नत का मतलाशी बन गया है। जन्नत उसकी तलाश नहीं है बल्कि रब की ज़ात, रब की मंशा और मर्जी और रब की ओबीडियंस जो है वो उसकी असल तलाश थी। और कहता है होप हेयर टू टेस्ट ऑफ प्लेयर, क्या मैं यहाँ पे इस उम्मीद से आया हूँ कि मैं यहाँ पे मजे करूंगा, खुशियां इंजॉय करूंगा, बट ऑल प्लेयर टू डिस्ट्रॉय। कहता है लेकिन मेरी सारी की सारी खुशी जो बंद है वो किसके अंदर है, टू डिस्ट्रॉय।
तबाह करने में, से व्हाट इज इन डिस्ट्रॉइंग, कहता है सवाए तबाह करने के मेरी खुशी और किसी बात में नहीं है। यहाँ पे तबाह करने से मुराद जब सैटन ले रहा है तो वो अपने मकसद की बात कर रहा है। हमें तो ये डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सैटन के पॉइंट ऑफ व्यू और एंगल से देखें तो एक बागी लीडर जो अपनी मंशा पूरी करना चाह रहा था, अपने मकसद को पाना चाह रहा था, और उसका मकसद किस में मौजूद था? डिस्ट्रक्शन में। और वो बात ये कर रहा है कि मैं यहाँ पर आया था और अपने मकसद के हसूल के लिए आया था, और अगरचे उसका मकसद क्या है, वो डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वो उससे पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। ये उसका डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है। कहता अदर जॉय टू मी इज लॉस्ट, और दीगर खुशियां जो हैं वो मेरे लिए सारी की सारी खो चुकी हैं। देन लेट मी नॉट पास द ओकेजन, तो मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मिल्टन यहाँ पे जो है वो वक्त की अहमियत पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशनली देखा जाए तो हवा उसके सामने खड़ी थी, और वो हवा के ऊपर अटेम्प्ट के एतबार से ये बात कर रहा था कि हवा सामने खड़ी है तो मुझे ये मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और मिल्टन जो है वो वक्त की अहमियत के बारे में बात कर रहा है कि देन लेट मी नॉट पास द ओकेजन विच नाउ स्माइल्स, मौका जो मेरे सामने इस वक्त स्माइल कर रहा है। बोथ अलोन, बी होल्ड अलोन द वुमेन, कहता मुझे औरत इस वक्त तने तनहा नजर आ रही है। अपॉर्चून टू ऑल अटेम्प्ट्स, और तमाम तरह के हमलों के लिए अपॉर्चून मीन मुनासिब नजर आ रही है। यहाँ पे औरत का जो है वो अपने शौहर के बगैर होना, उस पर भी मिल्टन रोशनी डाल रहा है कि औरत के साथ उसका शौहर ना हो तो दूसरों के लिए हमला करने के लिए वो बेहतरीन मौका है। यानी कि मिल्टन यहाँ पर मेडिवल थॉट की अक्कासी और वकालत करते हुए ये बताना चाह रहा है कि औरत के साथ उसके शौहर का होना लाजिम है। शी फेयर, इससे आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट लाइन है ये 500 होगी ये। शी फेयर डिवाइनली फेयर, लाइन होगी ये 489। शी फेयर डिवाइनली फेयर, ये उसी की स्पीच का हिस्सा है। औरत के बारे में बात की जा रही है कि औरत जो है वो क्या है, शी फेयर। हवा जो है वो इंतहाई हसीन है, फिट लव फॉर गॉड्स, और वो मौजू नजर आ रही है किन के साथ? मोहब्बत के लिए, देवताओं के साथ। मतलब औरत को रब ने बनाया, लेकिन इन मर्दों को जो है औरत की कदर और अहमियत का एहसास ही नहीं है। इन्होंने उसको जूती की नोक पे रखा हुआ है। और ये मामला जो था ये मिल्टन की एज में भी था, आज भी हमारे अपने मुआशरे में भी अगरचे ऐसा ही है। और बेशक हम इस्लाम को मानने वालों में से हैं, इस्लामी तालीमात पे बिलीफ रखते हैं, लेकिन क्या औरत को वो मुकाम हमारा मुआशरा देता है जिसमें ये कहा जाए कि शी फेयर और डिवाइनली फेयर और फिट लव फॉर गॉड्स? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्टन ने यहाँ पे औरत के शर्फ को उजागर करने की कोशिश की है, और बिलखसूस मैन डोमिनेट सोसाइटी को ये बताने की कोशिश की है कि खातून जो है वो इंतहाई रब की पसंदीदा मखलूकात में से है। ये तो मर्दों को सौंप दी गई है। रब को चाहिए था कि ये मखलूक मर्दों को ना सौंपता, बल्कि देवताओं को अता करता। और नॉट टेरिबल, इसको देख के बिल्कुल डर नहीं लगता। दो टेरर बी इन लव, अगरचे इसकी मोहब्बत में जो है वो खौफ मौजूद है। औरत से मोहब्बत करते वक्त अगरचे बंदे को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। मोहब्बत नाम ही जो है वो बर्बादी का है। मैं तो अमूमन यही कहा करता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा, जो एनालिसिस किया, वो तो यही है। और मिल्टन भी तकरीबन यही बात कर रहा है कि दो टेरर बी इन लव एंड ब्यूटी नॉट अप्रोच बाय स्ट्रॉन्गर हेट, और इतनी हसीन है, इस कदर हसीन है कि इसकी तरफ मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता स्ट्रॉन्ग हेट के बगैर। इसका हुस्न जो है, कह रहा है कि वो मुझे यूं मगलूब कर रहा है कि मेरे अंदर से सारे वो नफरत के, इंतकाम के जज्बे, वो डिस्ट्रक्शन की बात, वो मेरे अंदर से फना होती नजर आ रही है सिर्फ इसके हुस्न को देख के। और कहता है हेट स्ट्रॉन्गर अंडर शो ऑफ लव वेल फेन, फिर ये बात भी उसने कर दी। दुनिया के अंदर हमने यही देखा कि शो ऑफ लव लिखा हुआ ना, हेट स्ट्रॉन्गर, ताकतवर तरीन किस्म की नफरत का जज्बा, अंडर शो ऑफ लव, किसके अंदर लेके चलना? मोहब्बत के दिखलावे के तहत लेके चलना। वेल फेन, कहता है ये बहुत बड़ा मकर है। दुनिया के ऊपर लोग करते ही ये हैं, दिखलावा बज़ाहिर मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं। और ये दिखलावा क्या होता है? मकर होता है। लेकिन मिल्टन इस दिखलावे को, जिसको मकर का नाम दे रहा है, साथ में कहता है हेट स्ट्रॉन्ग। लोग शायद इसको मोहब्बत समझ बैठते हैं, ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। ये दिखलावे वाली मोहब्बत दर हकीकत, जिसके तहत एक आशिक जो है वो माशूक के जिस्म तक पहुंचने की असल में कोशिश कर रहा होता है,
तो ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, ये तो हेट स्ट्रांग होती है। आशिक जब ये दावा कर रहे होते हैं तो ये उनका इश्क नहीं होता, ये महबूब जिसको करार दे रहे होते हैं वो महबूब भी महबूब नहीं होता, वो तो मुमकिन शिकार होता है। और उसके साथ ये जज्बा जो है वो हेट का, मोहब्बत का नहीं होता, हेट होता है। ये तो उसने शुरू में बता दिया कि हेट स्ट्रॉन्ग अंडर शो ऑफ लव वेल फेन द वे विच टू हेरून नाउ आई टेंड। कहता है यही वो राह है जो मैं हवा की बर्बादी के लिए अब इख्तियार करने जा रहा हूँ। टेंड मीन जिसका इख्तियार करने का मेरा इरादा है। मिल्टन ने वाज़ेह तौर पे बता दिया ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जो औरत की बर्बादी की राह है। दुनियादारी में मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया, देखा, पाया, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई इस तरह की मोहब्बत जो है वो दुनिया के अंदर सरवाइव करती ही नहीं है। मुश्किल वाली बात है ये। फिर इससे आगे चलते हैं। अब सैटर्न जो है वो ईव से मुखातिब है और ये लाइन है ऑलमोस्ट 532। वंडर नॉट सोवरेन मिस्ट्रेस। हवा को मुखातिब करके वो कह रहा था, सैटर्न जो कि सरपेंट के रूप में था, हवा को मुखातिब करते वक्त कहता है वंडर नॉट सोवरेन मिस्ट्रेस इफ परहैप्स दाउ कैन हु आर्ट सोल वंडर मच लेस आर्म दाई लुक्स। सबसे पहली बात इस स्पीच के अंदर ये है कि वो हवा से मुखातिब होते हुए ये कह रहा है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू इंडिपेंडेंट, सोवरेन इंडिपेंडेंट, मिस्ट्रेस मीन मालिका है। मिल्टन अगर औरत को सोवरेन मिस्ट्रेस का नाम दे रहा है, इंडिपेंडेंट एक मालिका का दर्जा दे रहा है, तो इस दुनिया की मालिका का दर्जा दे रहा है। वही इंसान के बारे में मिल्टन जो है वो अपना कंसेप्ट पेश कर रहा है, और वो कंसेप्ट क्या है, वो क्राउन ऑफ क्रिएशन का है। और ये बिल्कुल क्रिश्चियनिटी के कंसेप्ट के अगेंस्ट जाता है। क्रिश्चियनिटी ये कहती है कि इंसान जो है वो रांदे दरगाह है, सजा भुगतने के लिए इस दुनिया में आया है, रब का नापसंदीदा है। लेकिन मिल्टन जो है इस बात की रिजेक्शन कर रहा है और इंसान के शरफ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। और बेशक ये बात यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हवा के हवाले से हो रही है कि हवा को सोवरेन मिस्ट्रेस का नाम दिया गया है, लेकिन मिल्टन के नज़दीक जो है वो इंसान, वो इंडिपेंडेंटली इस जगह का, इस दुनिया का जो है वो मालिक है। और इफ परहैप्स दाउ कैन, कहता है शायद वाली बात है कि तू हैरान हो सकती है, हु आर्ट सोल वंडर, जबकि देखा जाए तू बजाते खुद एक ऐसी वंडरफुल चीज है जो अपनी खूबियों के एतबार से एक अजूबे का दर्जा रखती है। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया के 7 अजूबे, तो 7 अजूबों से भी पहले देखा जाए, मिल्टन कहना चाह रहे हैं इंसान बजाते खुद इस दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है। अगरचे मुसन्निफीन का, मुहक्किकीन का ये मानना है कि दुनिया एक बहुत बड़ा अजायब घर है, वो अलग बात है कि हमें इस अजायब घर की अजाबत जो है वो नजर नहीं आती। एक बच्चे से पूछे ना तो उसको तो एक आग का शोला भी जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एक तितली, एक भंवरा, कोई भी जानवर, उसे पानी, बहता हुआ पानी, चलती हुई हवा, खेत, सब चीजों से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब है गालिबन तलाश, उसके अंदर ये लिखा है कि एक बहुत बड़ी मशीन है, काले रंग की है, उसके आगे जो है 2 पंखे लगे हुए हैं, पीछे भी उसके जो है वो एक झलनी सी लगी हुई है, और 4 टांगों पे वो मशीन खड़ी है। और उसके अंदर जो है वो सामने की तरफ से चारा डाला जाता है, और रब ने उसके जो है वो 4 आउटलेट बनाए हुए हैं, और उन 4 आउटलेट से जो है गाढ़ा शीरी सफेद रंग का महलूल बरामद होता है जिसे दूध कहते हैं। और ये मशीन जो है ये भैंस है। उसने बयान इसको इस तरह से किया है कि हमें थोड़ा सा वंडरफुल लगे, हैरत में मुब्तला हो जाए। यही वजह कि बच्चों जिन्होंने कि ये चीजें जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होती, जब पहली दफा देखते हैं तो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। और ये कायनात जो है एक अजूबे से कम नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा इन चीजों के बारे में यूज टू हो जाना इनके अंदर से वो अजाबत खत्म कर देता है, हमें ये अजीब लगना बंद हो जाती है। जबकि हम ही कभी बच्चे थे और हम ही को ये चीजें अपनी तरफ बड़ा अट्रैक्ट करती थी। लेकिन अगर ये कायनात खुद एक अजूबा है, लेकिन इस कायनात के अंदर इंसान बजाते खुद बहुत बड़ा अजूबा है। हमें दूसरी चीजों को देखकर हैरान होने की इस कदर जरूरत नहीं है, जितना कि अपने ऊपर ही गौर कर लें तो पता चल जाएगा कि हम रब की किस कदर अजीबो गरीब मखलूक हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इसमें बहुत ज्यादा तफसील बयान की, आज भी मैंने बहुत ज्यादा बातें इस पर कर दी हैं। तो मिल्टन असल में इंसान के शर्फ की बात कर रहा है कि इंसान को रब ने जो शर्फ अता किया वो क्या है, वो तो सोल वंडर, तू बजाते खुद जो है सरापाए हैरत, दूसरों को हैरत में मुब्तला कर देने वाली शख्सियत है। और मजीद कह रहा है कि मच लेस आम दाई लुक्स, कि अपनी नजरों को इस कदर मुसल्ला मत करो। और कहता दाई लुक्स द हेवन ऑफ माइल्डनेस विद दिस डे, कहता तुमने
अपनी नजरों को कर लिया मुसल्ला, और तेरी नजरें क्या हैं, वो हेवन ऑफ माइल्डनेस हैं। तेरी आंखें तो जो हैं वो नरमो नाजकी की जन्नत लगती हैं, और तुमने इन्हें मुसल्ला कर लिया विद डिसडेन, नफरत के साथ। और फिर कहता डिसप्लीज दस दैट आई अप्रोच दी दस, लगता है कि तुम्हें बुरा लगा है कि मैं यूं तेरी तरफ मुंह उठाते चला आया हूं। एंड गेज, और तुम्हें नजरें फाड़ के मैंने देखना शुरू कर दिया। इनसटिएट, इस तरह से कि जैसे कोई बड़ा ही थुड़िया होया बंदा होवे। इनसटिएट, आई द सिंगल, और वो भी मैं अकेला चला आया, किसी दोस्त को साथ लेकर भूंडी करने नहीं आया। नॉर है फियर्ड, और बिल्कुल मुझे डर ही ना लगा। दाई ऑफुल ब्रो, तेरी उस निगाह का, ब्रो तेरी पेशानी का। मोर ऑफुल दस रिटायर्ड, और तेरी पेशानी तो और भी खूबसूरत हो गई है। इस लाइन के अंदर मिल्टन ने जो ऑफुल का लफ्ज यूज किया, पहला ऑफुल उसने खौफ के लिए इस्तेमाल किया और दूसरा ऑफुल उसने हुस्न के लिए इस्तेमाल किया। ये जो तेरी पेशानी गुस्से से भरी नजर आ रही है और भी खूबसूरत हो गई है। रिटायर का मतलब है जब इसमें ये तब्दीली रूनुमा हुई है। कौन सी तब्दीली? गुस्से वाली। जितना तेरी पेशानी पे गुस्सा धरा नजर आ रहा है उतनी तू सोहनी नजर आ रही है, मक्खन मारा जा रहा है। और फेरियस रिजेम्बलेंस ऑफ दाई मेकर फेयर, असल बात यह है, मिल्टन कहना यह चाह रहा था कि इंसान के रूप में असल हुस्न जो नजर आ रहा है वो तो उस बनाने वाले का हुस्न नजर आ रहा है। मिल्टन यहाँ पे ना सिर्फ इंसान की तारीफ कर रहा है यहाँ, बल्कि रब की कमालात की बात भी कर रहा है कि रब असल में वो रब है जिसने इंसान को इस कदर हसीन बनाया है। इंसान अगर हसीन है तो उसके हुस्न का सारा क्रेडिट भी जो है वो रब की जात को जाता है। कहता फेरियस रिजेम्बलेंस, तेरे अंदर मुमासलत नजर आती है, बल्कि ये बात और भी आला है। इंसान के अंदर जो है हसीन तरीन मुमासलत नजर आती है, किसके साथ? उसके उस बनाने वाले के साथ। यानी कि मिल्टन ये वाजे करना चाहता है कि रब ने इंसान को अपनी शक्ल पे पैदा किया है, और ये कलाम जो है ये कुरान का कलाम है। दी ऑल थिंग्स लिविंग गेज ऑन, कहता तू तो वो है कि जिसको सारी वो चीजें जो जिंदा हैं वो तुम्हें नजरें फाड़ फाड़ के देखती हैं। शायद यही बात है कि खवातीन को आज भी जो है बाकी सारे नजरें फाड़ फाड़ के देखते हैं। ऑल थिंग्स डाइन बाय गिफ्ट, कहता इसलिए तुम्हें देखती हैं कि शायद ये सारी चीजें रब ने गिफ्ट में बना के तुम्हें दी हैं। एंड दाई सेलेस्टियल ब्यूटी अडोर, और ये सारी चीजें जो है दाई तेरी सेलेस्टियल मलाकुती और अफाकी हुस्न को क्या करती हैं? अडोर, उनकी तारीफ करती हैं। विद रेविशमेंट, रेविशमेंट भी हेल्ड, और देखने वाले तुम्हें देखते हैं। रेविशमेंट मीन इस तरह से देखते हैं जैसे नजरों ही नजरों में तुम्हें नोच लेना चाह रहे हो, तुमसे तुम्हारा हुस्न छीन लेना चाह रहे हो। देयर बेस्ट भी हेल्ड, यहां से कलाम शुरू हो रहा है जिसमें मिल्टन खवातीन के घूमने फिरने और तारीफ पाने का जिक्र कर रहा है। और ये बात दर हकीकत आज के दौर के एतबार से भी देखा जाए तो खवातीन की उन तंजीमों की बात है जो तंजीमें खवातीन को गली कूचों में रुसवा करना चाहती हैं, खवातीन को उनके हकूक के नाम पे गली गली नचाना चाह रही हैं, उनको जलील रुसवा करना चाह रही हैं। ये उनकी अक्कासी यहाँ पे करते हुए मिल्टन क्या कह रहा है? देयर बेस्ट बी हेल्ड वेयर यूनिवर्सली एडमायर्ड, कि ए खातून चल वहां पे चल, देयर बेस्ट बी हेल्ड, उस मुकाम पे चल जहां पे तू बेहतरीन तौर पे नजर आए। और किस तरह से नजर आए? वेयर यूनिवर्सली एडमायर्ड, जहां पे तुम्हारी तारीफ भी बैनुल अक़वामी तौर पे हो। अगर ये हम देखें कि कलाम उस वक़्त का है कि जब आदम और हव्वा को पैदा किया गया, जन्नतों में रह रहे थे, तो क्या मिल्टन वहां पे पास ही मौजूद था और वो शैतान और हव्वा के दरमियान में होने वाली गुफ्तगू को नोट कर रहा था? और क्या उस वक्त यूनिवर्स जो थी, अगर वजूद भी होता यूनिवर्स का उस वक्त, मुझे नहीं पता मजहब क्या कहता है कि यूनिवर्स का उस वक्त वजूद था या नहीं था, लेकिन अगर यूनिवर्स का वजूद होता भी तो क्या आदम इस वक्त और हव्वा और शैतान जो है इस वक्त यूनिवर्स के किसी हिस्से में मौजूद थे? वो तो भी जन्नतों में थे, यूनिवर्स में तो कहीं उतारे गए ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सली लिखा हुआ है, यूनिवर्सली एडमायर्ड, मतलब बैन अल-अक़वामी तौर पर वहां पे चल जहां पे तेरी वसी तौर पर और बैन अल-अक़वामी तौर पर तेरी तारीफें हो सकें। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन अरेंज किए जाते हैं, खवातीन को जर्क बर्क कपड़े पहनाए जाते हैं, रैंप पे उनसे वॉक करवाई जाती है, कैमरामैन जो है वो सैकड़ों की तादाद में पास खड़े जो हैं वो कड़िच कड़िच फोटोआं लाई जा रहे हैं जनाब। और खवातीन अपने औने पौने कपड़ियां दे नाल जनाब छम छम कर दी, इस तरह फिर रही जिवें मोरनी होंदियां ने, अपने आप को पता नहीं वो क्या समझ रही होती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि इज्जत का जनाजा निकले चले जा रहा है। तो ये उस चीज की बात कर रहा है, और ये शौक खवातीन में भी अजल से ही मौजूद रहा है। और मिल्टन उस
को नंगा कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो शौक होता है खवातीन में, दूसरा उसके प्रमोटर्स होते हैं शैतान टाइप बंदे, कहते देयर बेस्ट बी हेल्ड वेयर यूनिवर्सली एडमायर्ड बट हेयर इन दिस एनक्लोजर वाइल्ड। फिर उसे कह रहा है कि यहाँ पे इस एनक्लोजर में, एनक्लोजर मीन लिमिटेड एरिया में, वाइल्ड मीन वीरानी जंगल वाले लिमिटेड एरिया में, मैं अमूमन कहता हूँ यहाँ पे शादरे में तेरे हुस्न का कौन मोतरफ है भाई। दीज बीस्ट्स अमंग, इन शदरियंस के दरमियान में, बी होल्डर रूड, देखते भी हैं तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, जानवरों की तरह से देखते हैं, एंड शैलो टू डिसर्न, और इनके अंदर तो इतनी अकल समझ नहीं है, शौर नहीं है कि डिसर्न, कि इन्हें फर्क समझ आ सके, हाफ आधा भी, व्हाट इन दीज फेयर, उस चीज का फर्क समझ आ सके जो चीज तेरे अंदर रब ने हसीन बना के भेजी है। मतलब तेरे हुस्न को तो ये आधा भी एक्सप्लोर करने के काबिल नहीं है, वन मैन एक्सेप्ट। और अगर कोई है भी तेरे हुस्न को एक्सप्लोर करने वाला तो वो भी सिर्फ एक मर्द। ये ख्वाहिश भी खवातीन के अंदर अजल से उजागर की गई। बाज खवातीन में जो तो धान पर धान और चुदरानियां थी, अपने अहद की जो थी मलिकाजादियां थी, उनके बारे में भी तारीख बताती है कि एक वक्त में कई कई मर्द उन्होंने रखे हुए थे, जैसे कि मर्दों ने कई कई हरम सराएं रखी हुई थी। तो ये तो ऐसे लोगों के यहाँ जो है अजल से ख्वाहिश मौजूद रही है कि एक से क्या बनता है, कई होने चाहिए। और मिल्टन उसी जज्बे की अक्कासी यहाँ पे करते हुए कह रहा है कि वन मैन एक्सेप्ट हु सीज दी, एक मर्द के अलावा तुम्हें और देखता ही कौन है, एंड व्हाट इज वन, और एक से क्या बनता है जी। हु शुडस्ट बी सीन, तू तो वो शख्सियत है जिसे नजर आना चाहिए एक गॉडेस, मलिका बन के नजर आना चाहिए, देवी के तौर पे नजर आना चाहिए, अमंग गॉड्स, कैमरामैनों के दरमियान में। वो कैमरामैन गॉड्स की तरह तेरे आसपास हो, तेरी तारीफें कर रहे हो, तेरी राहों में, तेरे कदमों में पलकें बिछा रहे हो, अडोर एंड सर्व्ड, अडोर तेरी पूजा कर रहे हो, सर्व तेरी खिदमत कर रहे हो, बाई एंजल्स नंबरलेस, और वो भी किस तरह से, फरिश्तों की तरह से लातादाद। दाई डेली ट्रेन, रोजाना तेरे आगे पीछे कतार बनाए तेरी तारीफें कर रहे हो। ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये औरत को चने के झाड़ पे चढ़ाने के मुतरादिफ नजर आ रहा है कि औरत को वर्गलाया जा रहा है। आज के दौर में भी औरतों को इसी तरह से वर्गलाते हैं, शादरे से उठाते हैं और दुनिया की आला तरीन गुलकारा बना देते हैं। कहते थे जड़ा ना इमामिया कॉलोनी तेन कौन सुनता है, लोग तो तेन गड़वी वाले कहते हैं, उत्थे चल जिथे जड़ी है तेरी बैन अवी तौर पर तारीफा हो। समझते हो ना, अज उन्होंने गड़वी वाले की जनाब बड़ी वैल्यू है, थोड़े महल्ले उठ के गई ने। आगे चल के वो कहता है 571, हवा ने उसे कहा ना कि तू बता ये बोलने वाला तू कैसे बन गया। तो कहता आई वॉज एट वन फर्स्ट, 571 लाइन है, आई वॉज एट फर्स्ट एज अदर बीज दैट ग्रेज। कहता मेरा हाल भी पहले दीगर दरिंदों जैसा था जो सिर्फ जमीन पर जड़ी बूटियों को चरते थे। द ट्रॉडन हर्ब, ट्रॉडन मीन जिन्हें इंसान पांव तले कुचल के गुजर जाता है, हर्ब मीन जड़ी बूटियां। उन जड़ी बूटियों को मैं चरने वाला था जो पांव तले कुचली जाती हैं। ऑफ एब्जेक्ट थॉट्स एंड लो, मेरी सोचें भी एब्जेक्ट घटिया थी, लो पस्त थी। एज वॉज माई फूड, क्योंकि मेरी खुराक ही ऐसी थी। नॉर ऑट बट फूड डिसर्न और सेक्स, डिसर्न फर्क करना, और मेरे अंदर फर्क करने की कोई सलाहियत ही नहीं थी सिवाय मैं खुराक में फर्क कर सकता था और अपने सेक्स में फर्क कर सकता था। एंड एप्रीहेंडेड नथिंग हाई, एप्रीहेंड मीन भांप लेना, फर्क समझ लेना, इससे बढ़कर इससे आला किसी भी और चीज का मैं फर्क समझने के काबिल नहीं था। मिल्टन यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि आपकी खुराक पर भी आपकी सोचों का इन्हिसार है, जिस तरह की खुराक खाएंगे वैसी ही सोचों पे असर होगा। आज के जो फूड एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और तो कुछ नहीं है, शराब के बारे में क्या सब नहीं जानते, पीने के बाद अकल समझ पे, इंसान के दिमाग पे, सोचों पे उसका क्या असर होना शुरू हो जाता है। और भी इसी तरह से बहुत सी बातें हैं। वो कौमें जो गोश्त नहीं खाती उनके बारे में कहा जाता है वो इतना अच्छी लड़ाका नहीं होती जितने अच्छे लड़ाका वो लोग होते हैं जो साथ में गोश्त भी अपनी खुराक में शामिल रखते हैं। मुसलमानों को इसलिए जंगजू और जर्री और बहादुर कहा जाता है, बाकी कौमों को बुजदिल बताया जाता है। लेकिन असल चीज जिसको वो हाईलाइट करना चाह रहा था ना, वो ये कि ये जानवर होकर भी कहता है कि मुझे दो चीजों में, खुराक भी कहता है अगर मेरी घटिया थी, और जितनी भी घटिया थी लेकिन उसने कहता है इतना शौर दे रखा था कि मैं दो चीजों के माबैन फर्क करने के काबिल था, और एक क्या था, फूड, और दूसरा सेक्स। इसको इंसानों के कंपैरिजन में आज देखें, क्या इंसानों को अपने फूड और सेक्स की पहचान है?
फर्क करना आता है। इंसान अपने फूड में कौन कौन सी लिमिट्स जो है वो अबूर कर चुका है, बल्कि इंतहाई बुरी तरह से लिमिट्स को रौंदते हुए अबूर कर चुका है। दुनिया के ऊपर उन कौमों का हाल मेरे और आपके सामने ही है, जिन्होंने तो अब छोड़ा ही कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है जो वो खा नहीं जाते। और फिर जहां तक सेक्स का ताल्लुक है, उसमें भी मामला जो है आज किसी से ढके छुपे रह नहीं गए हैं। कभी किसी गधे के साथ किसी और जानवरों में से फीमेल को खड़े देखा एज ए सेक्स पार्टनर? शेर की बगल में शेरनी की बजाय किसी और को खड़े देखा? जानवरों को अपने सेक्स पार्टनर की जो है वो पहचान है नहीं है, तो इंसान को नहीं रही। तो ये तो वो कौमे लूत, क्या कौमे लूत से भी कहीं बढ़ जाने वाली बात की तरफ मिल्टन इशारा कर रहा है कि इंसान तो सारी हदें ही अबूर कर चुका है। आगे चल के वो कहता है 604 लाइन में कहता है, फल खाने की बरकत के बारे में वो बता रहा है। 606 है ये लाइन। बट ऑल दैट फेयर एंड गुड इन दाई डिवाइन semblance and in thy beauty heavenly ray united I beheld no fair to thine equivalent or second which compelled me thus। यहाँ पे फिर मिल्टन जो है वो इंसान ही के शरफ के बारे में बात कर रहा है, सैटन ईव से खिताब करते हुए कह रहा है बट ऑल दैट फेयर, कह रहा है ना कि मैंने वो फल खाया और फल खाने के बाद मेरी अकल समझ के सारे बंद दरवाजे खुल गए। जब वो अकल समझ के दरवाजे खुल गए तो मैंने हसीन पाया। और कहता है इतना हसीन किसी को भी नहीं पाया। बट ऑल दैट फेयर एंड गुड, कि मैंने अपने आसपास जितनी भी फेयर और गुड चीजों को पाया ना, इन दाई डिवाइन सेम्बलेंस, उनकी झलक नजर किस में आई? दाई तेरे डिवाइन रब के अता करदा सेम्बलेंस रूप में, तेरे खुदादाद रूप में। रब के कमालात वरा उल वरा हैं, जिनकी कोई हद कोई हिसाब नहीं है। सबको देखने का मौका ना मिले तो बस सिर्फ इंसान की शक्ल ही तक लें। तो जितने भी आसपास में मंबाए हुस्न और फयूज़ो बरक़ात मौजूद हैं, वो सारे के सारे रब ने किसके अंदर बंद कर दिए? इंसान के रूप में। और वो रूप भी रब ने अपने जैसा अता किया, डिवाइन सेम्बलेंस। एंड इन दाई ब्यूटी, और तेरे हुस्न में हेवनली रे मलाकुती नूर नजर आया। यूनाइटेड आई बिहेल्ड, मुजतमे नजर आया। बिहेल्ड नजर आया। नो फेयर टू दाइन, तेरे जितना हसीन तो है ही कोई नहीं। इक्वलेंट, बराबर तो बड़ी दूर की बात है। और सेकंड, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको तेरे बाद दूजा, 2 नंबर रुतबे का मालिक करार दिया जा सके। तेरा ही नंबर पहला है भाई। और तेरे जैसा कोई और है ही नहीं। तेरे जैसा तो बड़ी दूर की बात है, तेरा तो कोई सेकंड भी नहीं जमया। इंसान पर जरा गौर कर लें। इंसान ही को तमाम मखलूकात में हसीन और प्यारा होने के एतबार से नंबर 1 मुकाम हासिल है। हम कह ही नहीं सकते किसी एक भी दीगर मखलूकात में से कि इंसान के बाद अगर खूबसूरत है तो दरख्त है, इंसान के बाद अगर खूबसूरत है तो जराफा है, इंसान के बाद अगर खूबसूरत है तो वो हाथी है। कोई एक ढूंढ के ले आए। कहें जी इंसान के बाद खूबसूरत है तो ब्लू व्हेल है, इंसान के बाद कोई खूबसूरत है तो चिंपैंजी है, कच्छू कुम्मा है। कहता तेरा तो सानी कोई नहीं है। किस कदर मिल्टन जो है वो इंसान की अहमियत, कदर और उसके शर्फ की बात कर रहा है। आगे चलते हैं 651 पे। बट ऑफ दिस ट्री वी मे नॉट टेस्ट और टच। सटन ने उस दरख्त की, उस फल की जितनी भी तारीफें करनी थी ना वो कर ली। उसे ट्री ऑफ नॉलेज का नाम दिया। उसके बारे में ये भी कहा कि इसका फल खाने पे मेरी डिग्री जो है ना वो चेंज हो गई है। ये इस तरह की लाइंस पीछे कहीं आई हैं, मैंने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ खुलासा उनका बयान कर रहा हूँ। हवा को उस फल के खाने पर मजबूर करने के लिए जिन आर्गुमेंट्स का उसने सहारा लिया, उसमें ये आर्गुमेंट भी बड़ा पावरफुल था। अपनी तरफ इशारा करके कहता है कि देखो मैंने ये फल खाया है तो मेरे अंदर आ गई है चेंज। किस तरह की चेंज आ गई है कि रहा तो मैं एक
जानवर या रहा तो मैं एक दरिंदा ही, बीस्ट हूं, लेकिन ह्यूमन बीस्ट बन गया हूं, अंदर से मैं इंसानों जैसा बन गया हूं। क्यों? कि मैं कलाम करने के काबिल हो गया हूं। हवा ने उसके कलाम करने के बारे में भी अपनी हैरत का चूंकि इजहार किया, तो इसी को वो इस्तेमाल कर रहा है और हवा को ये बताना चाह रहा है कि मैं कलाम करने के, इंसानों की तरह कलाम करने के काबिल इसलिए हो गया हूं, ये इंसानों वाला वस्फ मुझे इसलिए हासिल हो गया कि मैंने फल खाया है। और मिल्टन ने यूं देखा जाए तो उस फल के ऊपर भी बड़ा जोर डाला, ये कहते हुए कि ये फूड ऑफ नॉलेज है या ट्री ऑफ नॉलेज है। ये वो इल्म है जिसने सांप के बकौल उसके दर्जे को तब्दील कर दिया था, शक्ल को ना तब्दील किया। लेकिन हवा के सामने जब ये सारी बात आई तो वो क्या कहती बट ऑफ दिस ट्री, जहां तक इस दरख्त का ताल्लुक है, वी मे नॉट टेस्ट और टच। हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि ना तो हम टच कर सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं। गॉड सो कमांडेड, रब ने हमें यूं हुक्म दिया, एंड लेफ्ट दैट कमांड सोल डॉटर ऑफ हिज वॉइस। और यही वो एक हुक्म है जो रब ने खुद अपनी आवाज में हमें जारी किया। द रेस्ट का मतलब है इसके बाकी, इसके अलावा वी लिव लॉ टू अवर सेल्स, हमें रब ने इजाजत दे दी है कि हम अपनी मर्जी से जिंदा रह सकते हैं। वी लिव लॉ, हम जिंदा रह सकते हैं कवानीन बना के, टू अवर सेल्स, अपने लिए, और साथ में कह दिया अवर रीजन इज अवर लॉ। मिल्टन असल में इंसान को यह बता रहा है कि रब ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इंसान पर लगाई हैं, क्योंकि सैटर्न जो था वो इस चीज को एक बहुत बड़े एतराज की सूरत में हवा के सामने उठा रहा था। जैसे कि भी हमने उसकी स्पीच में पढ़ा कि रब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, इतना शर्फ अता किया, तो सैटर्न इस बात पे एतराज कर रहा था कि तुम्हें एक तरफ तो रब ने जो है वो अशरफुल मखलूकात बनाया है और दूसरी तरफ पाबंदियां लगा दी हैं तेरे ऊपर। तो मिल्टन अब जवाब दे रहा है कि हाँ, पाबंदियां तो लगाई हैं और वो पाबंदियां भी इंसान के अपने फायदे के लिए लगाई हैं, और वो पाबंदियां कुल्ली पाबंदियां नहीं है, जुजवी पाबंदियां हैं। इंसान पर पाबंदी, इसमें पाबंदी वाली बात नहीं है, कोई नेचुरल सी बात है। इंसान पानी पी सकता है और पानी ही की किस्म से ताल्लुक रखने वाले दीगर मशरूब पी सकता है। रब ने तो जो बंदे के लिए मशरूब बनाया पानी और दूध है, शहद है, यही मशरूब है रब की निगाह में बंदे के लिए जो पसंदीदा करार दिए गए। अब इनकी आमेजश से वो मजीद और जो सो बनाता चला जाए। बेंजीन पी सकता है, पेट्रोल पी सकता है, ग्रीस पी सकता है, डीजल पी सकता है? नहीं पी सकता। फलूदा पी सकता है, शराब पी सकता है, पानी से बनने वाले जितने भी हैं। लेकिन जिन्हें पी सकता है उनके ऊपर भी बता दिया ना कि ये मना है, वजह बता दी क्यों मना है, नुकसान है उनका, बाकी इजाजत दे दी। वो चाहे तुम फलूदा बना के पियो, वो चाहे तुखम लंगा वाला दूध बना के पी दूं, चाहे अमरस पियो तुम, स्ट्रॉबेरी शेक पी लो तुम, जो जी चाहे सो पियो। मैंने मिसाल इसकी कपड़ों से दी थी, सतर के पैमाने ठहरा दिए, मर्द के भी औरत के भी। अभी ये उन पर छोड़ दिया कि लिबास जो तुमने पहनना है वो जैसा भी चाहो तुम पहन सकते हो। हाँ, ये है कि उसमें सतर के तकाजे पूरे होने चाहिए। वो पेंट कोट भी हो सकता है, वो धोती कुर्ता भी हो सकता है, लाजिम नहीं करार दिया। यही मिल्टन कह रहा है कि बाकी कवानीन इंसान को बनाकर खुद के लिए जिंदगी बसर करने की रब ने इजाजत तो दे दी, लेकिन वो कवानीन बनाते वक्त इंसान को जहन में रखना चाहिए कि रीजन इज आवर लॉ। रब ने अकल को क्या बनाया है? इंसान के लिए कानून बनाया है। हवा ने जब सरपेंट का मुंह बंद कर दिया ना कि हमें इस दरख्त का फल खाने की इजाजत नहीं है, तो उसके बाद जो है ना सरपेंट को हवा को फांसने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। उसकी स्पीच है, लेकिन उस स्पीच का आगाज जो है वो सबसे पहले तो इस दरख्त से खिताब की सूरत में वो शुरू करता है। ये लाइन है 679,
O sacred wise and wisdom giving plant, mother of science, now I feel thy power within me clear, not only to discern things in thy causes, but to trace the ways of highest agents, deemed however wise, queen of this universe, do not believe those rigid threats of death. Ye shall not die. How shall ye? By the fruit, it gives you life to knowledge. By the threatener, look on me, me who have touched and tasted, yet both live and life more perfect have attained than fate meant me, by venturing higher than my lot. ये तकरीबन सारी की सारी स्पीच जो है ना बहुत अहमियत की हामिल है। पहले तो मिल्टन ने जो है इल्म को मदर ऑफ साइंस करार दिया, और सांप ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि तू मदर ऑफ साइंस है और तेरी कुव्वतें मुझे अपने अंदर जो है वो वर्क करते हुए नजर आ रही हैं, साफ नजर आ रही है। कहता ना सिर्फ तेरे सबब अब मैं काबिल हो गया हूं चीजों को उनके असबाब के सबब जानने के, बल्कि मैं तो इस काबिल भी हो गया हूं कि वेज ऑफ हाईएस्ट एजेंट्स को भी मैं जान चुका हूं। ये हाईएस्ट एजेंट्स कौन है? किसी भी वक्त के हुक्मरान, किसी भी दौर के हुक्मरान। पुराने जमाने में ये हाईएस्ट एजेंट्स लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे थे और लोगों को ये बता के हुकूमत कर रहे थे कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो तुम लोगों में नहीं है। और वो चीज क्या थी? इल्म। पुराने जमाने में इल्म का हसूल सिर्फ और सिर्फ राजों महाराजों के लिए ही फिक्स समझा जाता था। आम लोगों के लिए इल्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑफ हाईएस्ट एजेंट्स डीम्ड हाउएवर वाइज, और इल्म ही की बिना पे इन राजे महाराजों को क्या समझा जाता था? दानिशमंद समझा जाता था। फिर मिल्टन कह रहा है हवा को कि क्वीन ऑफ दिस यूनिवर्स डू नॉट बिलीव दोज रिजिड थ्रेट्स ऑफ डेथ। एक तो उसने क्वीन ऑफ यूनिवर्स कहा, फिर यानी कि इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा, मालिक कहा, औरत को मलिका कहा, और मजीद ये कहा कि इन मौत की धमकियों का खौफ मत खाओ, यी शल नॉट डाई। मतलब इस फल के खाने पे नहीं मरोगी, हाँ मरोगी तो हुक्म अदूली पे मरोगी, इल्म हासिल करने पे नहीं मरोगी। और वाई शुड जी, और भला तुम क्यों मरो? बाय द फ्रूट, वो भी फल खाने से मरोगे। इट गिव्स यू लाइफ टू नॉलेज, सच उगल दिया। ये फल वो फल है जो तुम्हें जिंदगी देगा, मगर कौन सी? इल्म वाली जिंदगी, शऊर वाली जिंदगी। और बाय द थ्रेटनर, और तुम धमकी में आ गई हो उस डराने वाले की तरफ से, यानी कि अहद के हुक्मरानों की तरफ से। पुराने दौर के हुक्मरानों ने तो आम इंसानों को धमका रखा था कि इल्म हासिल किया तो गर्दन उड़ा देंगे। हमारे भी आज गांव देहातों की सतह पे जो मुक्तदर लोग हैं, चौधरी किस्म के लोग हैं, वो तो यही कहते हैं। आजकल जल्जलों का दौर है, ऐसी हरकत ना करें। Ye shall not die, how should ye? By the fruit. It gives you life to knowledge. By the threatener, धमकाने वाले की तरफ से डर गई हो। लुक ऑन मी, मी हु हैव टच्ड, मैं वो हूं जिसने छुआ। मी हु हैव टच्ड एंड टेस्टेड, खाया भी है। येट बोथ लिव, मैं तो दोनों तरह से जिंदा हूं, इंसान के तौर पे भी जिंदा हूं, जानवर के तौर पे भी जिंदा हूं। एंड लाइफ मोर परफेक्ट हैव अटेन्ड, बल्कि देखा जाए तो जानवर से बढ़ के परफेक्ट जिंदगी मैंने हासिल कर ली है। मिल्टन बताना चाहता है इल्म वो चीज है, जानवर हासिल कर ले तो जानवर नहीं रहता, बंदे का पुत्र बन जाता। और कहता है मैंने तो वो जिंदगी हासिल कर ली है, मोर परफेक्ट हैव अटेन्ड देन फेट मेंट मी। मुकद्दर ने मेरे लिए ऐसी जिंदगी चाही नहीं थी। मुकद्दर से मुराद क्या है? उस जमाने के फरमा रवाओं की तरफ से लोगों का जिस चीज को मुकद्दर ठहरा रखा था, उस मुकद्दर की बात हो रही है। रब के बनाए हुए मुकद्दर की बात नहीं हो रही। रब अपने बनाए हुए उस मुकद्दर में इस कदर जालिम नहीं है। इस कदर तो लफ्ज लगाना भी यहाँ पे मैं समझता हूँ नामुनासिब है। रब अपने मुकद्दर में जालिम है ही नहीं। इस कदर और उस कदर लगाना भी नाजायज होगा। रब ने तो जो इंसान के लिए बनाया, मुकद्दर को भी जो बनाया, बहुत आला बनाया। हमें तो उसकी जो है ना वो इदराक ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। और हम ना जाने किसी और चीज को अपना मुकद्दर मान के
बिला वजह जो है वो रब की ज़ात से नाला फिर रहे हैं, नाराज फिर रहे हैं। हमारे ऊपर तो कई मुकद्दर जो हैं वो हमारे हुक्मरानों ने मुसल्लत कर रखे हैं, और जबकि देखा जाए वो चीज़ें हमारा मुकद्दर नहीं है, लेकिन नाफिज ऐसे ही हैं जैसे मुकद्दर है। बिजली का आना तो बिजली का जाना, कभी गैस की बंदिश, कभी कुछ तो कभी कुछ। और सबसे बड़ी बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, ये खुदकशियां, ये सड़कों पे आए दिन एक्सीडेंट्स, ये क्या हमारा मुकद्दर है? सब हमारी हुकूमतों की नाअहली है, और हम लोगों ने इनको अपना मुकद्दर समझ के मान लिया है। अब तो सोशल मीडिया पे बड़ी आगाही हो गई, लोग तो इनके खिलाफ वाज़े तौर पे आवाज बुलंद करना शुरू हो गए हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी का मुकद्दर नहीं है, ये आपके बनाए हुए गंदे असूल हैं, आपकी बनाई हुई गंदी सड़कें हैं, आपकी बनाई हुई गंदी गाड़ियां हैं। आपने वो हिफाजती इक़दामात इंसानों की जानों के लिए फराहम ही नहीं किए। यूरोप में तो इसका एक्सीडेंट्स नहीं होते। हमारे यहाँ पे पिछले दिनों रिपोर्ट छपी थी कि हम दहशत गर्दी का रोना रो रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अगर दहशत गर्दी में होने वाली हलाकतों को कैलकुलेट किया जाए तो वो कम है उन हलाकतों की निस्बत जो एक साल में हमारी सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट्स में होती हैं। सिर्फ कल ही की खबरें उठा के देख लें, कहीं पे कश्ती उलट गई तो 6 बंदे मर गए हैं। चकवाल में एक रोड एक्सीडेंट हो गया, वहां पे 14 बंदे बस में मर गए हैं, बारात जा रही थी। एक पता नहीं, ये मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब या सिंध वाली साइड पे वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। वहां पे मोटरसाइकिल पे 4 बंदे थे, उन्हें डंपर ने टक्कर मारी है, 4 वो मर गए। ये कल की खबर है, सिर्फ विद इन लास्ट 24 आवर्स की खबरें हैं। 25 से 30 बंदे फड़क गए हैं। हम इधर दहशत गर्दी को रो रहे हैं। दहशत गर्दी भी हो जाती तो कि यार रब की तरफ से मुकद्दर है, मुसल्लत है। ये हर अहद के फरमा रवा इसी तरह से इंसान को उल्लू बनाए हुए हैं। अपनी गलाजतें जो हैं, अपनी नाअहलियां जो हैं, अपने गंदे मकासद के हसूल के लिए जो बंदे मरवाते चले जा रहे हैं, उनको रब के खाते में बताते हैं। यही वहां पे साबिका दौर में भी ऐसा हो रहा था। कदम मुकद्दर ने ऐसा नहीं चाहा था, बाय वेंचरिंग हायर देन माई लॉर्ड। लेकिन मैंने जद्दोजहद करके क्या किया, बुलंद मुकाम हासिल कर लिया अपने कबीले में से। और शैल दैट बी शन टू मैन विच टू द बीस्ट इज ओपन। और क्या ये फल, इसका रास्ता, इसका दरवाजा बंद रहना चाहिए? किसके लिए? इंसान के लिए। जिसका रास्ता किसके लिए खुला है? विच टू द बीस्ट इज ओपन, जानवरों के लिए। अहले यूरोप जो थे वो अपने आप को इंसान समझते थे, बाकी सब कौमों को दरिंदा ही समझते थे, और बिलखसूस इसमें मुसलमानों को। इस्लाम ने कहा इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लाज़ी खलक। इस्लाम ने इल्म हासिल करने का सबसे पहला दर्स दिया। और मिल्टन वाज़े तौर पे देखा जाए तो जिस चीज को माइंड में रख के ये लाइन लिख रहा है, वो मुसलमानों के यहाँ इल्म का फरोग और अहले यूरोप का इल्म से अपने अवाम को दूर रखना। साफ वो ये एतराज उठा रहा है कि शैल दैट बी शन टू मैन, कि क्या इस इल्म का दरवाजा मैन के लिए बंद होना चाहिए और बीस्ट के लिए ओपन होना चाहिए? और विल गॉड इंसेंसेस एयर फॉर सच ए पेटी ट्रेसपास। और क्या रब जो है इतनी सी मामूली सी ट्रेसपास, हुक्म अदूली पर नाराज होगा? यानी कि फरमा रवाओं को तुम्हारे इल्म हासिल करने पे तो नाराज नहीं होना चाहिए। एंड नॉट प्रेज, और ये कि वो तारीफ नहीं करेगा। इनको तो चाहिए, इन्होंने तो कोई ऐसे वसाइल फराहम ही नहीं किए जिसके सबब आम बंदा इल्म हासिल करे। और जब वसाइल फराहम नहीं किए और फिर भी इंसान इल्म हासिल कर ले, तो इनको तो चाहिए कि उसकी तारीफ करें। रादर यू योर डॉन्टलेस वर्चू, इन्हें तो चाहिए तारीफ करें तेरी डॉन्टलेस, ना झुकने वाली वर्चू, इस खूबी की। तू इसके सामने झुकी नहीं, तू फरमा रवाओं के इस धमकी के सामने मानी नहीं। और whom the pain of death denounce, और इल्म वो चीज है जो मौत के दर्द को कम कर देगी, वट एवर थिंग डेथ बी, भले मौत जिस भी चीज का नाम है। इल्म वो चीज है जो मौत के बारे में इंसान को आगाही देती है, और मौत के बारे में इंसान जिस दर्द का शिकार है, जिस परेशानी का शिकार है, वो दर्द दूर हो जाता है। और मिल्टन ने इस बुक के शुरू में ही बता दिया था कि मौत कहते किसको है, फिजिकली डेड हो जाना मौत नहीं है, डिसोबीडियंस जो है वो मौत है। इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि whom the pain of death denounce whatever thing death be that are not from achieving what might lead to happier life।
उस चीज के हासिल करने से अपने आप को मत रोको, डेटर मत रोको। जो चीज तुम्हें खुशगवार जिंदगी की तरफ ले जाएगी, और वो क्या है? नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल। तुम्हें इल्म मिल जाएगा अच्छाई का बुराई का, ऑफ गुड हाउ जस्ट। तुम्हें पता चल जाएगा कि गुड जो है रब ने बनाया किस कदर दुरुस्त बनाया, ऑफ ईवल। और ये भी पता चल जाएगा कि बुराई होती क्या है, इफ व्हाट इज ईवल बी रियल। असल में तुम्हें पता चल जाएगा कि बुराई किसको कहते हैं, ईवल कहते किसको है, बुराई किसको कहते हैं, ईवल किसको कहते हैं? रब की नाफरमानी को कहते हैं। कोई चीज ईवल नहीं है। जब रब किसी को ईवल करार दे दे तो वही ईवल है। वाई नॉट नोन। तो कहता है कि जब इल्म जो है वो शऊर और आगाही देगा अच्छाई और बुराई के बारे में, तो वाई नॉट नोन, तो क्यों ना ये इल्म हासिल किया जाए, जान लिया जाए। सिंस इजियर शन, क्योंकि इल्म पाने पर ही हम बुराई को क्या कर सकेंगे, आसानी से छोड़ सकेंगे। गॉड देयर फोर कैन नॉट हर्ट ही, तो ऐसी सूरत में रब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंड बी जस्ट, और रब ऐसी सूरत में इंसाफ करेगा। नॉट जस्ट नॉट गॉड। अगर वो इंसाफ ना करे तो समझे वो रब ही नहीं है। ये रब की भी डेफिनेशन है। नॉट फियर देन नॉर ओबेड, और इस चीज का खौफ मत खाओ कि तुमने रब की ताबेदारी नहीं की। योर फियर इट सेल्फ ऑफ डेथ रिमूव्स द फियर। ये जो मौत का खौफ तुमने सवार किया हुआ है ना, ये फल खाने पे ही रिमूव होगा। फल खाओगी तो ये फियर रिमूव हो जाएगा। वाई देन वॉज दिस फॉरबिड, तो इसीलिए मना किया गया था इसके खाने से कि खाओगी तो मौत का खौफ ही खत्म हो जाएगा। वाई बट टू ऑ, सिर्फ खौफ हिरास पैदा करने के लिए धमकी दी गई थी। वाई बट टू कीप यू लो एंड इग्नोरेंट, और तुम्हें घटिया रखने के लिए, ना बल्द रखने के लिए। हिज वर्शिपर्स, इन फरमा रवाओं ने अपना गुलाम, अपना नौकर, अपना इबादत गुजार, जो 24 घंटे इनके दरबारों में आए और इनको फर्शी सलाम ठोके, ऐसा बनाए रखने के लिए इन्होंने तुम्हें धमकाया हुआ था। ही नोज दैट इन द डे ये ईट, इन फरमा रवाओं को पता कि एक ना एक दिन तुमने इल्म हासिल कर लेना है। ही ईट का मतलब तुमने ये फल खा लेना है। फल कौन सा? इल्म हासिल कर लेना है। और योर आईज दैट सीम सो क्लियर, और तो तेरी आंखें जो नजर तो बड़ी क्लियर आ रही हैं, येट आर बट डिम, मगर हैं मध्यम, शल परफेक्टली भी देन, लेकिन फल खाने पे ये खुल जाएंगी, ओपन खुल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। एंड ये शल बी एस गॉड्स, और ये तुम्हें क्या बना देंगी? देवता बना देंगी। जो लड़कियां आज भी देखें हमारे गांव देहातों से उठ के आके इल्म हासिल कर लेती हैं, तो पिंड जाके की बन जाती हैं? देवी जी। नोइंग बोथ गुड एंड ईवल, और तुम जानने वाली बन जाओगी दोनों को, गुड को भी और ईवल को भी, एज दे नो, जिस तरह से ये देवता जानते हैं। दैट ये शुड बी एज गॉड्स, और तू भी क्या बन जाएगी? तू देवता बन जाएगी। सिंस आई एज मैन, जैसे मैं क्या बन चुका हूं, मैं मैन बन चुका हूं, इंसान बन चुका हूं, इंटरनल मैन। जाहरी शक्लो सूरत में नहीं बना, बैरूनी शक्लो बैरूनी शक्लो सूरत में नहीं बना, अंदरूनी तौर पे इंटरनल। इज बट प्रोपोर्शन मीट, किस तरह से कि मैंने दर्जे को पा लिया है। कौन से दर्जे को? इंसान के दर्जे को, लेकिन इंटरनली पाया है। और इसी वजह से मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं बोल रहा हूं। ये सारे का सारा जो है पिराया, ये इल्म की अफादियत पे जोर देने के लिए उसने लिखा है। सो ये शल डाई परहैप्स, यानी कि इस तरह से अगर तू भी फल खाए तो शायद ये तेरी मौत होगी, मतलब ट्रांजिशन हो जाएगी, तब्दीली हो जाएगी। बाय पुटिंग ऑफ ह्यूमन, क्योंकि फल खाने पे ऐसा होगा कि जैसे तू इंसानी लिबास उतार रही है तो पुट ऑन गॉड्स, और कौन सा लिबास पहन रही होगी? देवताओं वाला। डेथ टू बी विश्ड, अगर इसे मौत कहते हैं ना, तो इस मौत की तो चाहत करनी चाहिए। दो थ्रेटन्ड, अगरचे इसके बारे में डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। विच नो वर्स देन दिस कैन ब्रिंग, ये तेरा इग्नोरेंस इससे और बुरे कौन से हालात को लेकर आएगा? इग्नोरेंस ही तो डेथ है। फल ना खाना इससे और कौन से बुरे हालात को लेकर आएगा? ये जिस इग्नोरेंस में हो ना, ये मौत से भी बदतर है। एंड व्हाट आर गॉड्स दैट मे नॉट बिकम, और ये देवता जो बने फिरते हैं, क्या बने फिरते हैं कि इन जैसा कोई और नहीं बन सकता। एज दे पार्टिसिपेट गॉड लाइक फूड, ये शरीक बने फिरते हैं उस फूड में जिसके बारे में बताते हैं कि ये फूड तो किन के लिए बना है? देवताओं के लिए बना, मतलब इल्म। ये जो फरमा रवा खुद इल्म हासिल करते फिरते हैं, और ये इल्म क्या है कि जो कोई दूसरा हासिल नहीं कर सकता। द गॉड्स आर फर्स्ट एंड दैट एडवांटेज यूज ऑन आवर बिलीफ, यहाँ पे फिर वो मलूकियत को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। ये देवता खुद में क्या बने फिरते हैं,
और अपने इस एडवांटेज को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवांटेज कौन सा? कि ये पहले से मौजूद है, और अपने पहले से मौजूद होने को हमारे बिलीफ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे यकीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? दैट ऑल फ्रॉम देम प्रोसीड। लोगों को ये बताते हैं कि जनाब हम हर तरह की फयूज़ो बरक़ात का मंबा है। द गॉड्स आर फर्स्ट। ये देवता अपने आप को बताते हैं कि हम शुरू से चले आ रहे हैं। ये देवता से मुराद क्या है? अहद के फरमा रवा। पुराने जमाने में ऐसा ही तो था। ये हुक्मरान भी तो इंसान ही है ना, लेकिन ये है कि अजल से चले आ रहे थे तो आम लोग इनको अपना खुदा मान रहे थे, एंड दैट एडवांटेज यूज। और हुक्मरान इसी को एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल करते चले आ रहे थे ऑन आवर बिलीफ, इंसानों के यकीन पर, कि बादशाह बनेगा तो इन्हीं की नस्ल में से कोई बनेगा, और दैट ऑल फ्रॉम देम प्रोसीड। और लोगों को ये तासुर देते थे कि हर तरह के फयूज़ बरक़ात हमारी ज़ात से रवां दवां है। आई क्वेश्चन इट। ये मुझे यूं लग रहा है जैसे मिल्टन बोल रहा है कि मुझे इनके हक हुक्मरानी पर एतराज़ है। वो कुरान के अंदर भी उसकी इस तरह से लाइन थी, आई डाउटेड हिज एम्पायर। ये सैटन के ही लफ्ज थे कि मुझे इनकी एम्पायर के ऊपर इनका बादशाह बन के बैठे होने पर एतराज है, बल्कि शक है कि ये मालिक नहीं है। इन्होंने मुल्कों की रजिस्ट्रियां अपने नाम करवा रखी हैं, औलादों के नाम करवा रखी हैं। कहता फॉर दिस फेयर अर्थ आई सी वार्म बाय द सन। ये खूबसूरत हसीन जमीन, इसको मैं देखता हूँ कि सूरज गर्माता है। मतलब इसको तो रब की नवाज़शात हासिल है, देवताओं की तो नहीं है, इन फरमारवाओं की तो नहीं है। देम नथिंग। इन देवताओं का तो कुछ भी नहीं है। इफ दे ऑल थिंग्स हु एनक्लोज नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल इन दिस ट्री। अगर सब कुछ इनका होता तो फिर इस दरख्त को इल्म की कुव्वत किसने अता की? दैट हु सो ईट्स, कि जो चाहे सो खाए, फोर्थ विद अटेन्स विजडम, और खाने के फौरन साथ ही हासिल कर ले अकल, विदाउट दियर लीव, इनकी इजाजत के बगैर। एंड वेयर इन लाइज द ऑफेंस, और इसमें गुस्ताखी कहाँ है? दैट मैन शुड दस अटेन टू नो, कि इंसान भी जानने वाला अगर बन जाए, मतलब आम लोग भी अगर जानने वाले बन जाएं तो उसमें गुस्ताखी कहाँ है? व्हाट कैन योर नॉलेज हर्ट हिम। ये क्या कि तेरा इल्म जो है फरमा रवाओं को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ पहुंचाएगा। और दिस ट्री इम्पार्ट अगेंस्ट हिज विल, क्या ये दरख्त जो है इन देवताओं की मर्जी के खिलाफ किसी को इल्म अता कर सकता है? अगर ये फल इन्हीं का होता, व्हाट कैन योर नॉलेज हर्ट हिम, और दिस ट्री इम्पार्ट अगेंस्ट हिज विल इफ ऑल बी हिज। अगर ये सब कुछ हिज उस फरमा रवा का था, तो इस दरख्त में इतनी ताब, इतनी जुर्रत है कि ये खुद से अपनी मर्जी से लोगों को तकसीम होता फिर है। लेकिन बात असल में इल्म की हो रही है। इल्म पे किसी की कैद नहीं है। इल्म किसी बादशाह की मलकियत नहीं है कि बादशाह उससे रोकेगा और इल्म जो है वो अपनी तरसील को बंद कर देगा। इल्म की तरसील तब होगी जब बादशाह इल्म को हुक्म देंगे कि तू लोगों तक आगे पहुंचना शुरू कर दे, तो तब इल्म आगे चलेगा। ऐसा नहीं है। और इज इट एनवी, और क्या ये देवताओं की तरफ से बुग़्ज़ नहीं है? एंड कैन एनवी ड्वेल, और क्या बुग़्ज़ जो है वो परवरिश पा सकता है इन हेवनली ब्रेस्ट्स, उन सीनों में जिन सीनों के बारे में इन्हें खुद दावा है कि हम अहले इंग्लिस्तान हैं, हम हेवन में रहने वाले हैं, हम एंजल लैंड के रहने वाले हैं। कहते हैं कि हम एंजल लैंड के रहने वाले हैं, और लेकिन इनके सीनों में पल क्या रहा है? बुग़्ज़। दीज एंड मैनी मोर, कहता है ये हैं वजूहात, और इसके अलावा और बहुत सी हैं गेस कॉजेज, और बहुत सी वजूहात हैं इम्पोर्ट जो लाजिम करार दे रही हैं योर नीड, इस जरूरत को, ऑफ दिस फेयर फ्रूट, कि तू इस प्यारे फल को खा, गॉडेस ह्यूमन, और खाने पे तू क्या बन जाएगी? इंसानों में से देवता बन जाएगी। रीच देन एंड फेयरली फ्रीली टेस्ट, आगे बढ़ और अपनी आजाद मर्जी से इसको खा ले। ये सारी स्पीच इसी तरह से अहम थी जिस तरह के हमने एक एडम की स्पीच भी इससे पहले पढ़ी, वो भी अपने आप में सारी की सारी बड़ी अहम थी। इनमें कहीं से भी लाइंस जो हैं वो पेपर में आ सकती हैं।
घर जाके इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा।